हेलो एवरीवन, होप यू हैव बीन डूइंग वेल। तो आज मैं आइस फैंटेसी डेस्टिनी के अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। फेंगशो कैट स्पिरिट के पास आकर उससे पूछता है कि तुमने मुझे कॉल करके उस ड्रीम प्रोजेक्ट के राइट्स खरीदने के लिए क्यों कहा। तो कैट स्पिरिट उसे बताता है कि जब आज मैंने उस लाइव ब्रॉडकास्ट में उस ड्रीम प्रोजेक्ट के सीन्स को देखा तो मुझे पता चला कि वो हमारे मैजिकल वर्ल्ड की तरह दिखते थे। अगर आपको याद होगा तो जब हम पहली बार मिले थे और जिस जगह पर हम मिले थे उस महल के सीन भी उस ड्रीम प्रोजेक्ट में दिखाए गए। ये सुनकर फेंगशो उससे कहता है कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट लुओ का सपना है। तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि लुओ भी तुम्हारी तरह ही एक एलियन है। कैट स्पिरिट कहता है कि ऐसा हो सकता है, पर ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो। फेंगशो उससे कहता है कि मजाक करना बंद करो, और वैसे भी अगर तुमने मुझे उस ड्रीम प्रोजेक्ट के राइट्स लेने के लिए नहीं कहा होता तब भी मैं उसके राइट्स लेने वाला था। कैट स्पिरिट फेंगशो से कहता है कि उसे उसकी स्नोब्लेड सिटी की बहुत याद आ रही है। ये सुनकर फेंगशो थोड़ा उदास हो जाता है, पर फिर उससे कहता है कि अब बहुत हो चुका, मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। उसकी बातें सुनकर कैट स्पिरिट घबरा जाता है, पर तभी फेंगशो हेयर ड्रायर निकालकर उसके बाल सुखाता है। तब कैट स्पिरिट को उनके पास्ट की कुछ यादें याद आती है, जब फेंगशो ने उसकी बहन की जान बचाई थी, और जब कैट स्पिरिट काफी जख्मी हो चुका था तब फेंगशो ने उसकी भी जान बचाई थी। कैट स्पिरिट फेंगशो से कहता है कि भले ही आप अतीत की सारी बातें भूल चुके हो, लेकिन मुझे सब कुछ याद है, इसीलिए मैं समय में वापस जाना चाहता हूँ। ये सुनकर फेंगशो से कहता है कि क्या तुम्हारा राजा तुम्हें सच में इतने अच्छे तरीके से ट्रीट करता था। तो कैट स्पिरिट उससे कहता है कि हमारा राजा बहुत ही स्मार्ट और हिम्मत वाला था, वो दूसरों लोगों के लिए अपना सेक्रीफाइस करने को तैयार था। फेंगशो कैट स्पिरिट से कहता है कि जो मैंने तुम्हें मोबाइल फोन दिया था, क्या तुमने उसका इस्तेमाल करना सीख लिया है। कैट स्पिरिट उससे कहता है कि अभी नहीं। फेंगशो से मोबाइल का इस्तेमाल करना सीखने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। तभी एक काली धुंध कैट स्पिरिट के पीछे से गुजरती है, जिसे देखकर कैट स्पिरिट उसका पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंचता है और वहां पर यिंग कांगशी को देखता है। उसे देखकर कैट स्पिरिट कहता है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये तुम हो। युवानजी कब का मर चुका है, तो तुम काली धुंध बनकर युवानजी बनने का दिखावा क्यों कर रहे हो। आखिर तुम क्या चाहते हो। यिंग कांगशी उससे कहता है कि मैं कोई और होने का दिखावा नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ आइस फ्लेम ट्राइब मैजिक की एक स्किल है। जिंगजियो ऐसा कुछ है जो मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ। जिंगजियो कैट स्पिरिट का ही नाम है। कैट स्पिरिट उससे कहता है कि कहो क्या बात है। तो यिंग कांगशी उससे बताता है कि दिन के समय धरती पर तुम्हें कोई नहीं देख सकता है, क्योंकि जब तुम धरती पर आए थे तो मैंने एक मैजिक ट्रिक यूज की थी, जिसकी वजह से तुम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो। इसीलिए अगर तुम स्नोब्लेड सिटी में वापस जाकर अपना असली शरीर नहीं ढूंढोगे तो मुझे डर है कि जल्दी तुम्हारा राजा भी तुम्हें नहीं देख पाएगा और तुम पूरी तरह से ऐसे गायब हो जाओगे जैसे कि तुम धरती पर कभी आए ही नहीं थे। और जब तुम्हारी आत्मा ही बिखर जाएगी तो तुम्हारा वो शरीर जो कई हजार सालों से सुरक्षित रखा हुआ है वो भी धूल बनकर मिट्टी में मिल जाएगा। इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। उसकी बातें सुनकर कैट स्पिरिट उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्यों चाहते हो कि मैं महाराज को छोड़कर यहाँ से चला जाऊँ, पर तुम्हें एक बात याद रखनी चाहिए कि तुम्हारी वजह से ही महाराज ने हमें उन बर्फ के पहाड़ों पर जो छलावा दिखाते हैं वहाँ पर जाकर उस पागल गॉड युआनजी को हराने के लिए हम सबको इकट्ठा किया था। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा देर जिंदा रह पाया, पर तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अभी भी मौत से डर लगता है। यिंग कांगशी मुस्कुराता है और उसके पास आकर उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मौत से नहीं डरते हो, पर अगर जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा नहीं करोगे तो तुम अपनी बहन को देखने के बारे में भूल जाओ। ये सुनकर कैट स्पिरिट यिंग कांगशी को पकड़ता है और फिर उससे पूछता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मेरी बहन का भी इस धरती पर पुनर्जन्म हुआ है। यिंग कांगशी उसकी तरफ देखता है, फिर कैट स्पिरिट उसे छोड़ देता है। फिर यिंग कांगशी उससे कहता है कि मेरे भाई को उसके अतीत के बारे में कुछ भी मत बताना, चाहे वो तुमसे कितना भी पूछे। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारी बहन कहाँ पर है। सीन शिफ्ट होता है और हमें उस रेड बस को फिर से दिखाया जाता है। तभी अपना चेहरा छुपाए हुए कुछ लोग वहाँ पर आते हैं। यांगदान उस बस से बाहर निकलती है और वहाँ आए हुए फायर ट्राइब के लोगों से मिलती है। फायर ट्राइब का एक आदमी यांगदान को बताता है कि उन्हें कैट स्पिरिट का असली शरीर मिल गया है। ये सुनकर यांगदान खुश हो जाती है। तभी वो आदमी यांगदान से फिर से कहता है कि हम पिछली बार लुओ और फेंगशो को नहीं मार पाए थे, तो क्या हमें उन्हें मारने के लिए फिर से एक मौका ढूंढना चाहिए। ये सुनकर यांगदान गुस्सा हो जाती है और उस आदमी को थप्पड़ मारती है। फिर उससे कहती है कि अपने आप को ज्यादा ताकतवर समझने की भूल मत करो। क्या मैंने तुम्हें उन्हें मारने के लिए कहा। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ कि वो इंसान है और इंसानों और गॉड्स के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है जो हमेशा रहेगा, और उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर हम इंसानों को मॉर्टल वर्ल्ड में मारेंगे तो हम अपना जादू खो देंगे। जब से रेड ब्लड लोटस खिला है तभी से हमारे फायर ट्राइब के लोग इस धरती पर रह रहे हैं। मैं इस धरती के लोगों को कठपुतली बनाकर तुम्हारी आत्माओं को उनके शरीर में रहने देती हूँ।
जिसकी वजह से तुम इंसान बनकर इस दुनिया में रह सकते हो। ये सुनकर वो आदमी यांगदान से पूछता है कि अब उनका अगला काम क्या होगा। फिर यांगदान उससे गुस्से में कहती है कि तुम इतने ज्यादा सवाल क्यों पूछते हो, तुम्हारा काम सिर्फ मुझे सुनना है। उसकी बातें सुनकर फायर ट्राइब के वो लोग वापस चले जाते हैं। उनके जाने के बाद यांगदान अपने आप से कहती है कि ये लोग किसी काम के नहीं हैं। अच्छा यही होगा कि मैं कुछ स्मार्ट इंसानों को अपने लिए काम करने के लिए ढूंढूं। ऐसा कहकर वो मुस्कुराने लगती है। तभी यिंग कांगशी छुपते हुए एक जगह पर आता है जहाँ पर कैट स्पिरिट का असली शरीर छुपा कर रखा हुआ था। तभी वहाँ पर एक आवाज आती है जो यिंग कांगशी से कहती है कि मैंने तुम्हारे जिंगजियो के असली शरीर को ढूंढने में मदद की है, इसलिए तुम्हें हिचकिचाना बंद कर देना चाहिए। पर यिंग कांगशी उससे कहता है कि तुम्हें मेरी प्रॉब्लम्स के लिए डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर वो अपनी तलवार निकालता है और तभी हमें एक परछाई को वहाँ पर दिखाया जाता है। यिंग कांगशी उस परछाई से कहता है कि तुम जिंगजियो के असली शरीर पर नजर रखना। ऐसा कहकर यिंग कांगशी वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें क्विन हान को दिखाया जाता है जिसने काफी शराब पी रखी थी, इसीलिए उसे कुछ भी होश नहीं थी। तभी वो रेड बस वहाँ पर आती है और उसमें से यांगदान बाहर निकलती है। उस दिन उस नाइट फैशन शो में हुए इंसिडेंट के बाद से अब क्विन हान की रेपुटेशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और लुओलुओ की ड्रीम प्रोजेक्ट की वजह से उसके साथ काम करने वाले लोगों की लिस्ट बढ़ गई थी और उसे काम के लिए बहुत सारे प्रपोजल्स मिलते हैं, जिसकी वजह से उसकी मैनेजर और असिस्टेंट काफी खुश थे। लुओलुओ को साइन करने के लिए बहुत सारे फेमस डायरेक्टर्स ने अपनी अपनी स्क्रिप्ट्स भेजी हुई थी। इतनी सारी स्क्रिप्ट्स देखकर असिस्टेंट मिंगिए दान दान से कहता है कि हमें स्क्रिप्ट चूज करने का काम लुओलुओ पर छोड़ देना चाहिए। पर दान दान डायरेक्टर लुक को पसंद करती है, जिसकी वजह से वो डायरेक्टर लुक की स्क्रिप्ट लुओलुओ के लिए चूज करना चाहती थी। इसीलिए वो मिंगिए से कहती है कि हमें लुओलुओ के लिए इतना सा काम तो करना ही चाहिए। और वैसे भी अगर हम उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं लेकर गए होते तो वो जीनिंग कॉर्पोरेशन की स्पोक्स पर्सन कैसे बन पाती। लुओलुओ भी थोड़ी दूर खड़े होकर उसकी सारी बातें सुन रही थी। फिर मिंगिए कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लुओलुओ एक प्यासी मछली की तरह बन चुकी थी जिसे अब नई जिंदगी मिल गई है। लुओलुओ भी धीरे धीरे उनके पास आते हुए उनकी सारी बातें सुन रही थी। उसकी बातें सुनकर दान दान उससे कहती है कि तुम्हें लुओलुओ को कंपेयर करने के लिए सूखी मछली के अलावा कुछ और नहीं मिला। उसने इतना कहा ही था कि तभी वो लुओलुओ को वहाँ पर देखती है, पर मिंगिए अभी भी बोलता रहता है। तभी लुओलुओ उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। लुओलुओ को वहाँ पर देखकर वो अपनी नजरें फेर देता है और बात बदल देता है। फिर लुओलुओ उन दोनों से कहती है कि मेरे सामने जीनिंग कॉर्पोरेशन, फैंग शो और सूखी मछली के बारे में कोई बात नहीं करेगा और वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, इसीलिए मेरे अलावा कोई और उसका स्पोक्स पर्सन नहीं बन सकता है। और दाकिन कॉर्पोरेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर जो भी इश्यूज हुए थे वो तुम दोनों की मेहरबानी से हुए थे, इसीलिए अब से सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मैं खुद चेक करूंगी। उसकी बातें सुनकर वो दोनों उससे माफी मांगते हैं और उसके लिए कॉफी बनाने के लिए जल्दी से वहाँ से भागकर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ फैंग शो लुओलुओ की ड्रीमस्केप को देख रहा था जिसमें उनके पहले जन्म के सीन्स थे। ड्रीमस्केप को देखने के बाद फैंग शो कैट स्पिरिट से कहता है कि इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये ड्रीमस्केप पूरा नहीं है। तभी कैट स्पिरिट उसे बताता है कि फायर किंग और लियान जी की सीक्रेट मीटिंग की वजह से लुओलुओ की लगभग जान ही चली गई थी। मैंने इस ड्रीमस्केप के बारे में इन्वेस्टिगेशन की है। उसकी बातें सुनकर फैंग शो उससे कहता है कि तुमने अभी क्या कहा। कैट स्पिरिट उसे आगे की बातें बताने वाला था, पर तभी उसे यिंग कांगशी की बातें याद आती है, जब यिंग कांगशी ने उससे कहा था कि वो उसके भाई को उसके अतीत के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। कैट स्पिरिट अपनी बहन से मिलना चाहता था, इसलिए वो आगे कुछ भी नहीं कहता है और चुप हो जाता है। तब फैंग शो उससे पूछता है कि तुम क्या कहना चाहते थे, पर कैट स्पिरिट बहाना बनाकर कहता है कि बहुत समय बीत चुका है, इसलिए मुझे ज्यादा बातें याद नहीं है। फिर फैंग शो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। लुओलुओ का ड्रीमस्केप देखकर मुझे इतना तो पता लग ही गया है कि इस ड्रीमस्केप की बहुत सारी चीजें मुझसे मिलती जुलती है। तभी उसे मिंगना की कॉल आती है जो उसे कॉफी पर इनवाइट करती है, पर फैंग शो बहाना बना देता है और कहता है कि वो बिजी है। फिर मिंगना एक लव प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले कंसल्टर से फोन पर बात करती है और उसे बताती है कि वो अपने बचपन के दोस्त को बचपन से ही पसंद करती आ रही है, पर अब ऐसा लगता है कि वो किसी और को पसंद करता है। तो कॉल पर वो आदमी उससे पूछता है कि क्या वो सुपरस्टार लुओलुओ को पसंद करता है। मिंगना हाँ में जवाब देती है। फिर उससे कहती है कि क्या उसे हार मान लेनी चाहिए, पर वो इंसान मिंगना से कहता है कि उसे हार मानने की जरूरत नहीं है, पर उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो उस सुपरस्टार से दूर रहे। फिर वो उसे ये भी बताता है कि वो कुछ ही दिनों में इस कंट्री में वापस आ जाएगा और तब वो उससे मिलने आ सकती है। वहीं दाकिन कॉर्पोरेशन में क्विन हान को दिखाया जाता है जो उसकी कंपनी के शेयर होल्डर्स के गुस्से को शांत करते हुए उनसे कहता है कि वो अभी अभी एक मीटिंग को अटेंड करके आया है और कल से उनकी कंपनी के स्टॉक्स का प्राइस फिर से बढ़ जाएगा। उसकी बातें सुनकर सभी शेयर होल्डर्स शांत हो जाते हैं।
वहीं दूसरी तरफ हमें मिंगना और उसकी बहन लिली को दिखाया जाता है। उस जगह में आकर मिंगना स्नोफ्लेक्स को देखकर काफी खुश हो जाती है और फिर अपनी बहन से पूछती है कि आज तक उसने अपने दोस्त के बारे में उसे क्यों नहीं बताया। तो मिंगना उसे बताती है कि मैं भी आज से पहले उससे कभी नहीं मिली हूँ, मैं भी आज उसे पहली बार मिलूंगी, पर वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो अब्रॉड चला गया था पर अब एग्जीबिशन के लिए वो वापस आया है। तभी यिंग वहाँ पर आता है। उसे वहाँ देखकर मिंगना उसे मार्टिन कहकर बुलाती है। लिली अपनी बहन से कहती है कि आपका दोस्त तो बहुत ही हैंडसम है। फिर मिंगना उससे कहती है कि तुमने मुझे अपनी पिक्चर्स नहीं भेजी थी, इसलिए मैं तुम्हें लगभग पहचान ही नहीं पाई थी। फिर मिंगना उसे अपनी बहन लिली से इंट्रोड्यूस करवाती है। लिली उससे कहती है कि बेशक तुम बहुत हैंडसम हो, पर मेरी बहन के साथ तुम्हारा कोई भी चांस नहीं है। ये सुनकर यिंग उससे पूछता है तो तुम्हारे बारे में क्या। लिली थोड़ा हिचकिचाती है, फिर कहती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी। ये सुनकर यिंग मुस्कुराता है। वहीं दूसरी तरफ क्विंचू अपने भाई क्विनहान से माफी मांगता है और कहता है कि उसे तो पता ही है कि वो लुओ को पसंद करता है। फिर क्विनहान उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कंपनी की भी परवाह करते हो, इसलिए हम भाइयों के रिश्ते में हमें कड़वाहट नहीं रखनी चाहिए, इसलिए तुम्हें माफी मांगने की भी जरूरत नहीं है। फिर क्विनहान क्विंचू से कहता है कि हमें भी जीनिंग कॉर्पोरेशन के साथ उस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए। इस वक्त पूरी दुनिया का फोकस जीनिंग कॉर्पोरेशन की ड्रीम टेक्निक पर है। हम पहले ही एक कदम उनसे पीछे चल रहे हैं। लुओ का ड्रीम अब तक का सबसे स्टेबल और कंप्लीट ड्रीम है जो हमने ढूंढा है, और ड्रीम यूनिवर्स को क्रिएट करने के लिए वो सबसे ज्यादा सुटेबल है। ये मेरी गलती है कि मैंने कुछ ज्यादा ही हड़बड़ी दिखाकर वो प्लान बहुत जल्दी शुरू कर दिया। अगर तुम लुओ की विश को पूरा करना चाहते हो तो हम जीनिंग कॉर्पोरेशन के साथ कॉर्पोरेट करेंगे। उसकी बातें सुनकर क्विंचू थोड़ा हिचकिचाता है, पर क्विनहान उससे फिर से कहता है कि सभी चीजों के इंचार्ज तुम ही होंगे और इसके साथ ही तुम्हें लुओ के साथ और भी ज्यादा समय बिताने को मिल जाएगा। फिर क्विंचू उससे कहता है पर शायद फेंगशू हमारे साथ काम नहीं करना चाहेगा। ये सुनकर क्विनहान उसे एक चिप देते हुए कहता है कि तुम ये फेंगशू को दिखा देना, फिर वो पक्का मान जाएगा। एग्जीबिशन एरिया को देखने के बाद मिंगना और लिली यिंग से पूछते हैं कि ये एग्जीबिशन ऑसम है, पर अब तक यहाँ पर इसे देखने के लिए कोई भी क्यों नहीं आया। तो यिंग उन्हें बताता है कि ये एरिया अभी ओपन नहीं है और उसने उन दोनों के लिए ही इस एरिया को समय से पहले ओपन किया है। ये सुनकर लिली खुश होकर कहती है कि तब तो हमें स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। फिर लिली मिंगना से कहती है कि तुम्हारे क्रश को यहाँ नहीं आने की वजह से बहुत पछतावा होगा। तो मिंगना उससे कहती है कि वो बिजी है। ये सुनकर लिली उससे कहती है कि मैंने शाओ से सुना है कि जब से वो घर वापस आया है वो सिर्फ लुओ के ड्रीम प्रोजेक्ट को ही देखता रहता है। उनकी बातें सुनकर यिंग उनसे कहता है कि क्या वो जीनिंग कॉर्पोरेशन के ड्रीम टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं। तो मिंगना उससे पूछती है कि तुम भी इस बारे में जानते हो। फिर यिंग उन्हें बताता है कि ड्रीम टेक्निक और मेरे डिजाइन लॉजिक एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा मेल खाते हैं, इसलिए अगर कभी मौका मिला तो मैं भी उस ड्रीम टेक्निक को देखना चाहूंगा। ये सुनकर लिली उससे कहती है कि इसमें कोई परेशानी नहीं है, अगर मेरी बहन कहेगी तो वो तुम्हें उस टेक्निक को देखने देंगे। ये सुनकर यिंग मुस्कुराने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें फेंगशू को दिखाया जाता है जो लुओ के ड्रीम्स को देख रहा था। उन सभी सपनों में लुओ के अलग अलग जन्मों को दिखाया जाता है और उन सभी जन्मों में वो अपनी जान खुद ही ले लेती है। वहीं दूसरी तरफ क्विंचू भी लुओ के उन सभी ड्रीम्स को देख रहा था। लुओ की ड्रीम्स को देखने के बाद फेंगशू कहीं जाने लगता है तो कैट स्पिरिट उसे पीछे से आवाज लगाकर रोकते हुए कहता है कि वो कहाँ जा रहा है। तो फेंगशू उसे बताता है कि उसे लुओ के ड्रीम में एक औरत दिखी जो बिल्कुल लुओ की तरह दिखती थी। फेंगशू से ये भी बताता है कि मैंने भी उस औरत को अपने सपनों में देखा है, इसीलिए मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। तभी फेंगशू को यिंग की बातें याद आती है। यिंग ने उससे कहा था कि अगर वो दोनों फिर से प्यार में पड़ते हैं तो उनमें से कोई भी वापस नहीं जा पाएगा। ये याद आते ही कैट स्पिरिट फेंगशू से कहता है कि वो बाहर नहीं जा सकता है। फेंगशू उससे पूछता है कि ऐसा क्यों। तो कैट स्पिरिट उससे कहता है कि बहुत रात हो चुकी है, पर फेंगशू उसकी बात नहीं मानता है और वहाँ से जाने लगता है। पर तभी कैट स्पिरिट उसे पीछे से पकड़कर रोक लेता है। ये देखकर फेंगशू उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो। तो कैट स्पिरिट उससे कहता है कि आप नहीं जा सकते हो। फेंगशू उससे फिर से कारण पूछता है कि वो बाहर क्यों नहीं जा सकता। तो कैट स्पिरिट बहाना बनाते हुए कहता है कि मुझे अकेले घर में रहने से डर लगता है। ये सुनकर फेंगशू उससे कहता है कि तुम एक आदमी हो और घर में अकेले रहने से डरते हो। पर कैट स्पिरिट उससे कहता है कि उसे डर लगता है। तो फेंगशू उससे कहता है कि तुम थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर ही रहना, तब तुम्हें डर नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वो फिर से जाने लगता है, पर कैट स्पिरिट उसे फिर से रोक लेता है। फेंगशू जैसे तैसे करके दरवाजे तक पहुंचता है, पर दरवाजा खोलने पर वो दान और मिंगे को दरवाजे के बाहर देखता है। फिर वो दोनों फेंगशू को बताते हैं कि वो उसे उनकी हेल्प करने के लिए थैंक यू गिफ्ट देने के लिए आए थे। ये सुनकर फेंगशू उनसे कहता है कि मुझे बहुत ही जरूरी काम है, इसलिए मुझे बाहर जाना है, पर मेरे कजिन को घर में अकेले रहने से डर लगता है, इसलिए तुम दोनों थोड़ी देर के लिए इसका ध्यान रखने में मेरी मदद करो। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दान और मिंगे कैट स्पिरिट को अपने साथ घर के अंदर ले जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।